आइए बच्चों, आज हम जल के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी मात्र को जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं में सबसे प्रमुख है ऑक्सीजन, मतलब प्राणवायु, और उसके बाद द्वितीय स्थान पर है जल। जल वाष्पित होकर वायु में पहुंचता है और फिर बादल बनकर फिर वर्षा का रूप धारण करके पृथ्वी पे आ जाता है। इस प्रकार जल सभी जगह पहुंचता है और इसके जो उपयोग हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के लिए जल प्रमुख विलायक के रूप में कार्य करता है, अतः हमारे शरीर का 75% भाग जल है और वनस्पतियों में 20% भाग जल होता है। यह जल निर्वाह और वृद्धि के लिए बहुत ही अनिवार्य है, हमारे जीवन का निर्वाह करने के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम जल को पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब हम खाने में भी पानी का उपयोग करते हैं और पीने में भी पानी का उपयोग करते हैं। पहला है, हम जो भोजन करते हैं शरीर के भीतर पानी में घुलकर एक तरल पदार्थ बनाता है, जिसका एक अंश जो होता है जो आंतें सोख लेती है हमारी और वहाँ से वह रक्त में चला जाता है। दूसरा है, वह रक्त को तरलता प्रदान करता है, मतलब तरल होता है रक्त, इसीलिए वह बह सकता है हमारी रगों में और रक्त के बहाव में सहायता करता है पानी। उसके बाद तीसरा है, शरीर के दूषित पदार्थ, जो शरीर के अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलकर छनकर पसीने व मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मलमूत्र के रूप में भी जो अशुद्धियाँ होती है वह जल के साथ बाहर हो जाती है। अगला है, यह शरीर के ताप को संतुलित रखता है। हमारे शरीर के तापमान को पानी संतुलन बनाए रखता है, गर्मी में और ठंड में उसका संतुलन रखना जरूरी है। और दूसरा है घरों में, पहला ये उपयोग था शरीर के लिए, अब दूसरा उपयोग है घरों में। शरीर को स्वच्छ करने में, कपड़े धोने में, भोजन बनाने में, मकान को साफ करने में, इन सब कार्यों में हमें घर में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो घर साफ सुथरा नहीं होगा और हमें रहने में तकलीफ होगी। अगला है गांव व शहरों में, खेत में, बगीचों में, नालियों को साफ करने के लिए, आग बुझाने के लिए, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए, सभी कार्यों के लिए इसका बहुत ही आवश्यक उपयोग है। अगला है, कारखानों में भाप उत्पन्न करने के लिए, वाटर गैस बनाने के लिए, बिजली उत्पादन वाली जो कारखाने होते हैं वहाँ पर भी बांध कर बिजली उत्पादन की जाती है, तो वहाँ पर भी पानी की विशेष आवश्यकता होती है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैनिक जीवन में भी हमें दिन भर पानी की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, नहाना हो, कपड़े धोना हो, घर को साफ रखना हो, है ना। और इसी प्रकार कृषि में भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर ना पानी नहीं होगा तो खेती हो ही नहीं सकती। और उसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे जल एक विलायक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जल के अंदर ज़्यादातर बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं और वर्षा का जल शुद्ध रूप में होता है, परंतु धीरे धीरे उसमें अन्य पदार्थ घुलकर वह अशुद्ध हो जाता है। वर्षा का जल कुछ तो पृथ्वी में समा जाता है, कुछ तालाब, झील, नदी, कुएं में इकट्ठा हो जाता है और शेष नदी नालों में बहकर फिर से समुद्र में चला जाता है और उसके बाद फिर से उससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। पूर्ण शुद्ध पानी आसवन की विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और जो शुद्ध जल होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं? शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। एक बहुत ही अच्छा पारदर्शक होता है ये शुद्ध जल। इसमें कीटाणु या किसी भी प्रकार के कण नहीं होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है और ताप का कुचालक होता है। मतलब कि हम जो बैटरियां होती है उसमें डिस्टिल वाटर का उपयोग करते हैं, वह वर्षा का जल होता है अगर वह किसी भी चीज़ से छुआ नहीं हो। जैसे सीधा हमने बारिश से सीधा अपने कांच के बर्तन में इकट्ठा किया हो तो वह शुद्ध जल कहलाएगा। अगर आपने धातु के बर्तन में या पतरे की जो घर छतों की नेवती होती है उससे अगर पानी भरते हैं तो वह अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल सीधे आपने अपने बर्तन में लिया होगा और वो भी कांच के, तभी वह डिस्टिल वाटर कहलाएगा। और इसको बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं डिस्टिल वाटर के, है ना। और जल प्राप्त करने के जो साधन है वो है सबसे पहला वर्षा का जल। जब समुद्र का पानी पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प में बनकर उड़ता है और बादल बनाता है, फिर यह ठंडे होकर बरसने लगते हैं और यही पानी नदी तालाब में
आता है। यह पानी शुद्ध करके हम काम में लेते हैं। प्रकृति से मिलने वाले जलों में वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। 1-2 वर्षा के बाद ही वर्षा का जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और दूसरा है नदी। वर्षा का जल बड़े नालों के रूप में बहता हुआ नदी के रूप ले लेता है। बहुत सी नदियाँ पहाड़ों से निकलती, इनका पानी तो बहुत ही अच्छा शुद्ध होता है। उद्गम के पास ज़्यादातर नदी का पानी शुद्ध रहता है। जहाँ से नदियाँ निकलती है या पहाड़ से पानी आता है वो उद्गम कहलाता है। वहाँ से पानी शुद्ध होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो अशुद्धियाँ मिलती जाती है उसमें। इसलिए ये बताया है कि उद्गम जहाँ से होता है नदी का, वहाँ पे बहुत ही शुद्ध पानी होता है और बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता है पानी तो उसमें अशुद्धियाँ मिलती जाती है। इसी के कारण पानी मटमैला भी दिखाई देता है और हमें इसको साफ करके उपयोग में लेना पड़ता है। फिर तालाब, ज़मीन के निचले हिस्से में जिसके चारों ओर की ज़मीन ऊंची हो वहाँ पानी भर जाता है, उसे हम तालाब कहते हैं। यहाँ पानी शुद्ध नहीं होता है, इसे हम पीने के काम में शुद्ध करके ही ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। इस पानी का उपयोग अधिकतर सिंचाई में होता है क्योंकि इसमें बाहरी गंदगी खुला रहता है तो गंदगी मिट्टी की और सभी मिली होती है, इसलिए इसको साफ करके लेना है या फिर सबसे अच्छा उपयोग इसका कृषि में होता है। चौथा है झीलें। झीलें पृथ्वी के धरातल के ऊपर फूटे झरनों के कारण बनती है। इसका कारण है नदी, तालाब, इन सब के जल को इन सब से इसका जल शुद्ध होता है झील का। इसके जल के कई प्रकार के लवण घुले होते हैं और भारी गंदगी भी इसमें कम होती है झील में। उसके बाद झरने। वर्षा का जल जब पृथ्वी पर रंध्री भाग के अंदर प्रवेश करके चट्टानों के बीच में से झड़ने लगता है तो उसे हम झरने कहते हैं। मतलब जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं, पहाड़ों पे से झरने निकलते हैं फिर उसके बीच बीच में से। इस तरह का जो जल होता है उसे हम झरना कहेंगे। ये झरना धरातल के बीच में छिपे हुए सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि लवण इसमें घुलकर आते हैं। यह भी कुएं की भांति ही होता है। कभी कभी झरने के जल में ऐसे पदार्थ भी घुल जाते हैं जो कि औषधि कार्य करते हैं। इसलिए झरने का पानी बहुत ही अच्छा औषधि पानी माना जाता है, जिससे त्वचा के रोग, पेट के रोग बहुत सारे ठीक हो सकते हैं। छठा है कुएं। वर्षा का जल रंध्र भाग में जो नीचे अपन बोलते आव, कुएं के अंदर आव होती है जहाँ से पानी आता है, वहाँ प्रवेश करके पानी कुएं के अंदर आता है और यह छन छन कर धीरे धीरे आता है, इसलिए कुएं का पानी भी अच्छा माना जाता है। यह झीरी झीरी के रूप में या इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम लवण घुले होते हैं। जिस कुएं में जल में अधिक लवण घुले होते हैं उसका पानी खारा होता है। अगर ज़्यादा खारा पानी होता है तो वो सिंचाई के उपयोग में आता है, पीने के उपयोग में नहीं आ सकता है। कुएं के जो प्रकार होते हैं वो उथले हुए, जिनकी कम गहराई होती है, उन्हें हम उथला कुआं कहेंगे। उसके आसपास का गंदा पानी भी उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। और गहरे कुएं जो होते हैं वह पृथ्वी से अंदर होते हैं बहुत, उनके अंदर गहराई में पानी निकलता है, इसलिए वो पानी पीने योग्य और साफ़ होता है। और फिर इसके बाद है सातवां समुद्र। यह पानी किसी भी स्थिति में सीधा पीने या सिंचाई के योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम लवण की बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सोडियम लवण। और सोडियम लवण के कारण यहाँ पर हमें नमक प्राप्त होता है और यही नमक हम लोग घरों में खाते हैं। तो जितने भी समुद्र के किनारे हैं वहाँ सब दूर नमक की फैक्ट्रियाँ होती है। अब अगला भाग है जल का संचय एवं वितरण। मतलब जल को किस तरह से एकत्र किया जाए और वितरण किया जाए, मतलब बांटा जाए। वर्षा हर समय तो नहीं होती है इसलिए, और नदियाँ भी हर जगह नहीं होती है, कुएं व झरने सब जगह ये सुविधा नहीं होती। इस कारण जल का संचय करना सुविधाजनक होता है। जल को इकट्ठा करना और सभी लोगों को बांटना चाहिए जिससे कि कोई भी इससे वंचित न रह सके और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अपने उपयोग के साथ साथ संचित जल से सिंचाई भी की जा सकती है और जल संचय निम्नलिखित साधन से किया जा सकता है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाना, पहाड़ी अथवा सदा बहने वाली नदियों पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करना, झरने के जल को रास्ते में बांधकर उन्हें रोकना, बड़े बड़े शहरों में झील, नदी और तालाब की पानी को जल पंप द्वारा शहर के ऊंचाई वाले भागों पर एकत्र किया जाता है। वहाँ बड़े तालाब बनाए जाते हैं और उन्हें शुद्ध करके फिर शहरों में वितरित किया जाता है। और जल वितरण के लिए, सिंचाई के लिए संचित जल जो होता है जो का त्यों काम में ले सकते हैं। जो इकट्ठा हमारा पानी किया हुआ है वो ऐसा कैसा हम सिंचाई में काम ले सकते हैं, किंतु यदि हमें पीने के लिए चाहिए तो हम सीधा ऐसा ही पानी पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। सिंचाई में तो जल मोटे मोटे नलों से
सभी नहरों से और नालियों से खेतों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पीने का पानी के लिए हमें घर घर जब पानी पहुंचाना होता है तो उसे शुद्ध करके नल के माध्यम से घर घर में पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए पानी की पंप और जल मोटर अगर कुआं हो तो उसमें डालना होती है, और इस तरह से पानी को शुद्ध साफ करके और उसके फ़िल्टर स्टेशन बनाने होते हैं। फ़िल्टर स्टेशन बनते हैं सभी शहरों में, और वहाँ पर पानी को साफ़ करते हैं। इसे इस जो पानी को सफाई होती है इसे फैलिन जल कहते हैं। जो पानी साफ़ किया हुआ होता है, पंप में भेजे गए पानी में थोड़ी हवा भी मिलाई जाती है, इसीलिए इसे फैलिन जल कहते हैं। फैलिन जल एक बड़े होज में लाया जाता है, उसके अंदर फिटकरी का घोल डाला जाता है। यह मिट्टी से क्रिया करके फिटकरी का डालने से मिट्टी नीचे जम जाती है और ऊपर ऊपर शुद्ध पानी आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे हो जाती है। और फिर इसके अंदर कीटाणुनाशक भी थोड़ा सा क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है, और इस तरह से शुद्ध करके पानी को हम लोग तक पहुंचाया जाता है। जल की उपयोगिता ये हम पढ़ चुके हैं कि जल के क्या क्या उपयोग है। अब हम पढ़ेंगे कठोर एवं मृदु जल। जिस जल में साबुन में झाग आसानी से बन जाते हैं उसे हम मृदु जल कहते हैं। जिस जल में साबुन के झाग नहीं बनते उसे हम कठोर जल कहते हैं। मृदु जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण नहीं होते हैं, परंतु सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इसलिए साबुन में झाग आ जाता है और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो कठोर जल होता है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ये सब लवण घुले होते हैं, जो कि साबुन को झाग लाने में मदद नहीं करते हैं, और फिर यह पानी भी हमें अच्छा नहीं लगता है और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। कठोर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी का मतलब है कि कुछ समय बाद वह कठोरता समाप्त हो जाती है और पानी अच्छा हो जाता है। जैसे कोई कुआं खुदा है तो शुरू में उसका पानी, या बोरिंग करा है तो शुरू में उसका पानी बहुत ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे पानी ठीक हो जाता है। या फिर हम उसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे उबाल कर। कुछ पानी ऐसे होते हैं जो उबालने के बाद अच्छे हो जाते हैं, इसलिए उबालकर भी शुद्ध किए जा सकते हैं। और क्लार्क विधि से, इस विधि में अस्थायी कठोर पानी में आवश्यकता अनुसार चूने का पानी मिला के उसको शुद्ध किया जा सकता है। इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी किताब में दी हुई है। और जो स्थायी रूप से कठोर होता है पानी, उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब जल में घुले होते हैं, और ये लवण पानी को उबालकर भी अलग नहीं किया जा सकते हैं। और स्थायी कठोरता को दूर करने की भी विधियां हैं, लेकिन वो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे जल का आसवन, इसमें जल स्थायी कठोरता से मुक्त हो जाता है, परंतु ये थोड़े जल में कठोरता दूर करने की उपयुक्त विधि है, विशेषतः जैसे प्रयोगशाला में, और इसमें हम इसको कर सकते हैं। यह घर में उपयोग के लिए नहीं है। और इस कठोर जल की जो हानियाँ होती है वो होती है, इससे कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, खाना अपन दाल बनाते हैं तो वो भी अच्छे से नहीं पकती, कच्ची रह जाती है। और कठोर जल से बॉयलर में भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर CaSO4 और MgSO4 के लवण से पपड़ी बनती है। कुएं में जब खारा पानी निकलता है तो हम लोग अपने जो पानी बाल्टी और इसमें टब में पानी भरते हैं तो उसमें भी एक सफ़ेद परत जम जाती है, आप लोगों ने घर में देखा होगा। तो वो काय की होती है? CaSO4 MgSO4 की, जिसके कारण उबालने पर ऊष्मा का भी व्यय होता है और वो पाइपलाइन में भी जम जाते हैं, और इसीलिए ये इसकी पपड़ी जमती है, इसीलिए इसका बॉयलर में उपयोग नहीं कर सकते। कठोर जल साबुन के झाग भी नहीं बनाता है, इसलिए इससे साबुन भी ज़्यादा खर्च होता है। यह अच्छा विलायक भी नहीं होता है, इसमें कोई भी चीज़ अच्छे से मिलाई नहीं जा सकती। कठोर जल सिंचाई के लिए भी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसमें दाल देर से पकती है। और कठोर जल के जो लाभ हैं वो इस तरह से हैं। कठोर जल से कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण मिले होते हैं जो स्वास्थ्य को लाभदायक होते हैं। कठोर जल स्वाद में अच्छा होता है। कठोर जल में उपस्थित लवण होते हैं, अगर कांच के, शीशे के पाइपलाइन हो कांच की, तो विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि यदि मृदु जल होता है तो वह वहाँ पर हानिकारक पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब हम अंत में पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल में रासायनिक खादें, कल कारखानों से निकलने वाले अनावश्यक पदार्थ, है ना, और स्वेज, जो हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम का पानी होता है उसे वाहित मल या स्वेज कहेंगे। कूड़ा कचरा,
घरों का गंदा पानी, जो अपने घरों से गंदे पानी निकलते हैं नहाने धोने के, मृत शरीर, किसी कोई जानवर या कोई कुछ पानी के अंदर कोई मर गया है तो वह भी प्रदूषित करता है पानी को। कपड़े धोने, जानवरों के पानी पीने और वहाँ जानवरों को नहलाने आदि से पानी खराब होता है। यदि इनमें से एक निश्चित अनुपात में अधिक अन्य आवश्यक तत्व, हानिकारक पदार्थ घुले हों तो जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल को पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? प्रदूषित जल को पीने से हैज़ा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश और आंत के रोग और ये सब हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध और साफ जल ही पीना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और जल में उगने वाले पौधे, उनमें रहने वाले जंतु प्रदूषित जल के कारण मर जाते हैं। अगर हमारा पानी खराब है तो उसके अंदर उगने वाली वनस्पति और जीव जंतु भी मर सकते हैं। इसलिए हमें पानी को साफ स्वच्छ रखना है। जल प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या है। अकेले भारतवर्ष में ही नहीं, सभी जगह यह जल प्रदूषण से हजारों लोग प्रतिवर्ष बीमार होते हैं और कई लोग तो कुछ बीमारियां, गंभीर बीमारियों के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आंत रोग, पेचिश, पीलिया से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। पीलिया हमेशा गंदे पानी की वजह से ही होता है। इसलिए शुद्ध पानी पीना चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर 75% जल होता है। यदि वह अशुद्ध होगा तो हमारे शरीर में कई बीमारियों को जन्म दे देगा, जिससे हम हमेशा परेशान रहेंगे और बीमार रहेंगे। और उससे अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा शुद्ध और साफ़ ही पीना चाहिए और हमेशा साफ़ हाथों से पीना चाहिए। पानी पीने के पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, है ना। डंडी वाले डंके से पानी भरना चाहिए या फिर नल वाली टोंटी वाला मटका होना चाहिए। इस पानी को छुए नहीं और शुद्ध पानी पिए और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। पढ़ें आगे बहुत।